गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 19 चैप्टर महाकवि कालिदास, जिसके लेखक है नरपत बारहट, जिसका उपनाम है हडवेचा। तो हम पहचानते ही है कि महाकवि कालिदास है वो संस्कृत के महाकवि थे। तो यहाँ उसका जीवन के बारे में हमें कुछ प्रसंग बताए गए हैं, मगर इसमें कुछ एकदम प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती कि उसका जीवन, उसका जन्म कब हुआ, वो कौन से साल में थे, वो अभी प्रॉपर उसका माहिती किसी को भी मिली नहीं है। मगर यहाँ पे हमें वो माहिती जो ठीक ठीक पता चला है वो माहिती हमें यहाँ बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था, मगर पक्की बात ये नहीं है। फिर भी यहाँ हमें उज्जैन दिया गया है। तो यहाँ कालिदास पहले बुद्धू थे। कालिदास थे ना, वो पहले बुद्धू थे। यहाँ कालिदास पहले बुद्धू थे, ऐसा माना जाता था कि उसमें इतनी सारी बुद्धि नहीं थी। तो उन दिनों शारदानंदन नाम का एक राजा था। शारदानंदन नाम का राजा था, उसकी बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा, जो विद्या में उत्तम थी। वो सुंदर और गुणवान थी, उससे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता था। वो इतनी ज्ञान उसमें भरा हुआ था, मगर वो रूप था, गुण था, ज्ञान था, मगर उसे घमंड, प्राउड बहुत था। इसलिए बड़े बड़े विद्वान उससे शास्त्रार्थ करने आते थे तो हार जाते थे। तो शारदानंद ने ऐसा कहा था कि जो भी विद्वान है वो मेरी बेटी के साथ शास्त्रार्थ करने में जीत जाएगा, उसी के साथ विद्योत्तमा की शादी होगी। मगर विद्योत्तमा है वो इतनी ज्ञानवती थी कि जो भी पंडित आते थे, बड़े बड़े पंडित, उसके सामने शास्त्रार्थ नहीं कर सकते थे। फिर पंडितों को ईर्ष्या होने लगी। सभी पंडितों ने तय किया कि ये विद्योत्तमा की शादी एक मूर्ख के साथ कराएंगे। तो उसको एक दिन कालिदास उसने पंडितों ने देखा कि एक दिन कालिदास जो पेड़ की डाली पर बैठे थे वही डाली काट रहे थे। तो विद्वानों ने सोचा ये बहुत बड़ा मूर्ख है, इसको हम विद्योत्तमा के पास ले जाते हैं। मगर उसने पहले वो जो कालिदास थे उसे कह दिया कि आपको मौन रहना है, कुछ बोलना नहीं है। इसलिए शास्त्रार्थ के लिए वो विद्योत्तमा के पास सारे पंडित उसे ले जाते हैं। मगर वो विद्योत्तमा से कहते हैं कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है, मगर ये मौन रहेगा, इसका आज मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वो कुछ बोलेगा नहीं, आपके साथ शास्त्रार्थ करेगा, मगर इशारे से शास्त्रार्थ करेगा। तो विद्योत्तमा ने कहा कोई बात नहीं। तो विद्योत्तमा ने उससे पहले शास्त्रार्थ चालू किया। तो उसने एक उंगली दिखाई, तो जिसका मतलब था कि ईश्वर एक है। तो ये कवि कालिदास थे वो बुद्धू थे, मूर्ख थे उस समय। उसे लगा कि वो मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है, इसलिए उसने 2 उंगली दिखाई कालिदास ने कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। तो पंडितों ने कहा, तो विद्योत्तमा ने कहा ये क्या कहना चाहते हैं? तो पंडित ने कहा कि जीव और ईश्वर एक है, ऐसा वो कहते। तो विद्योत्तमा ने कहा ओहो बहुत अच्छी बात कही। फिर विद्योत्तमा ने दूसरा शास्त्रार्थ के लिए प्रश्न कहा, 5 उंगलियां दिखाई। तो कालिदास को लगा कि ये मुझे तमाचा मारना चाहती है, तो उसने उसको मुक्का दिखाया, मुट्ठी बांध के मैं तुम्हें मुक्का दूंगा। कालिदास ऐसा कहना चाहता था, मगर पंडितों ने कहा कि ये 5 उंगलियां जब एक साथ मिलती है तो 5 तत्वों से ये पृथ्वी बनती है, ये ऐसा कहना चाहते हैं। तो विद्योत्तमा तो खुश हो गई, वाह वाह ये तो बहुत बुद्धिमान है। वो शादी के लिए राजी हो गई। मगर जैसे ही वो शादी के बाद एक दिन एक ऊंट निकला, तो ऊंट को देखकर ये मूर्ख कालिदास उठरू ऐसा करने लगा। और जब वो बोला तब विद्योत्तमा को पता चला कि अरे ये तो महामूर्ख है, पंडितों ने मुझे धोखा दिया है, ये मूर्ख के साथ मेरी शादी कर दी है, इसलिए ये तो मूर्ख है, इसलिए मैं इसके साथ शादी की वो बहुत गलत की। विद्योत्तमा ने उसे अपने राजमहल से निकाल दिया। फिर कालिदास ने महाकाली की उपासना की और बहुत सारी विद्या प्राप्त की, और तभी से उसका नाम कालिदास पड़ा। वो बात हम यहाँ सीखेंगे। फिर उसने कितने सारे ग्रंथ लिखे जिसके बारे में हम यहाँ अभ्यास करेंगे। तो चैप्टर का नाम है महाकवि कालिदास।
अभी इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सब ध्यान रखना, जो भी अंडरलाइन करवाऊँ वो करते जाना, IMP है वो। नरपत बारहट हडवेचा, अंडरलाइन करो, नरपत बारहट का उपनाम हडवेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासों नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। तो हमेशा नरपत बारहट ने महान पुरुष जो देश के लिए अपना घर बार ऐशो आराम छोड़ दिया उसके बारे में ही लिखा है ने। महापुरुषों महान पुरुष बन गए हमारे देश के, उसकी जीवनी उसने लिखी है और प्रसिद्ध जीवनी लिखी है। इस संग्रह में कुल 60, खास अंडरलाइन करना, 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चित्र अंकित है। तो प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। तो 60 प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्र उसने यहाँ लिए है और ये जो अंडरलाइन करो प्रस्तुत जीवनी है वो महाकवि कालिदास के जन्म और परिचय में उनकी प्रसिद्ध साहित्य में से ये लिया गया है। ये जीवनी तो बहुत बड़ी है मगर यहाँ छोटा सा अंश इसमें से महाकवि कालिदास की जीवनी में से लिया गया है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। तो इस कहानी से हडवेचा ने यह कहानी क्यों लिखी है कि हम एक मन में ठान लेते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता, इसमें बुद्धि नहीं है, मगर लेखक ना बोलते हैं कि हमें किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को हमें बुद्धू नहीं मानना है। मौका मिलते ही, पता नहीं, वो मौका मिलते ही वो बुद्धिमान भी हो सकता है, हीरे की तरह वो चमक सकता है। तो कालिदास पहले बुद्धू थे, देखो बाद में आज भी उसका नाम महान कवियों में लिया जाता है, संस्कृत के महान कवियों में। तो पहले बुद्धू थे। तो हमें किसी भी व्यक्ति को बुद्धू नहीं मानना है, किसी भी बच्चे को बुद्धू नहीं मानना है, ये बात यहाँ हमें सीखने को मिलती है। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। तो कालिदास को हम कैसे जानते हैं? तो कि संस्कृत के महाकवि है। कालिदास ने अपने विषय में कभी कुछ लिखा नहीं है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने, खास अंडरलाइन करना, कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। हर्षचरित है ना, हर्षवर्धन, जिसने हर्षवर्धन राजा था, वो आपको सोशल में आता है, हर्षवर्धन नाम का जो राजा था, तो वहाँ उसके दरबार में कवि बाण थे, तो बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि कालिदास कवि है वो कवि बाण से भी पहले के कवि है। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया है। तो एक कवि कालिदास ने अपनी एक कृति में विक्रम का नाम उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है, मगर जो विक्रम है उसका दो मीनिंग, विक्रम राजा भी थे और विक्रम संवत भी है, होता है ना हमारे गुजराती कैलेंडर में। तो अभी तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेखक यह पता नहीं चला पाए कि विक्रम है वो किसके बारे में कालिदास, ये विक्रम कौन है, इसका अभी तक हमें पता चला नहीं है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। तो फिर विद्वानों ने तय किया कि ये राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के समय के कवि कालिदास थे, इसलिए उसके कथाओं का नायक उसे बना दिया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो
जो विक्रमादित्य और राजा भोज के समय में विभिन्न भाषाओं में उसकी लोक कथाओं, उसकी कविता, उसकी चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। इसलिए सभी विद्वानों ने मान लिया है कि कालिदास है वो राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के समकालीन थे, क्योंकि हर्षचरित में तो एक बहुत बड़ा व्याकरण का ग्रंथ भी उसने हर्षचरित में किया था। उसका लेखक का नाम है जो शब्दानुशासन, वो हर्षचरित ने बनवाया था। हर्षचरित है ना, वो बहुत ही लोकप्रिय राजा थे, वो हमेशा विद्वानों की कदर करता था। तो हर्षचरित के दरबार में कितने सारे अच्छे अच्छे विद्वान थे। तो कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। तो अभी इसका कोई प्रॉपर पता नहीं चलता कि कवि कालिदास, ऐसा मान लिया गया है किसके समय के थे। जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। तो कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि कालिदास का जन्म 365 में और मृत्यु 455 ईस्वी सन में मानी गई है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। अभी कोई भी वो पता नहीं लगा, कोई भी विद्वान पता नहीं लगा सका कि महाकवि कालिदास का जन्म प्रॉपर कहाँ हुआ था। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैन, जो वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैन को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। तो कुछ विद्वानों ने यह तय किया कि कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन है, मगर प्रॉपर अभी खास एकदम पक्का पता नहीं चला है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में ही हुआ था। वो कैसे विद्वानों ने पता लगाया, तो कि मेघदूत है, उसमें जो कालिदास ने ग्रंथ लिखा है उसमें बादल को दूत बनाया है और बादल को कहा है कि उज्जैन के रास्ते से तुम जाओ, उसमें तुम उज्जैन के रास्ते से जाओ। तो उज्जैन के रास्ते का वर्णन किया है, उसके द्वारा पता लगाया कि शायद कालिदास का जन्म उज्जैन में है। उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था, इसलिए पहले बताया गया ना कि वो राजा विक्रमादित्य और भोज के समकालीन थे कालिदास। तो उज्जैन में उस समय राजा विक्रमादित्य राजा थे। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। तो विक्रमादित्य के समय में कला और साहित्य की बहुत प्रगति हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। खास अंडरलाइन करो, विक्रमादित्य ने अपने नाम से, अभी हम विक्रम संवत कहते हैं ना गुजराती कैलेंडर में, विक्रम संवत इतने हैं 2021 जैसे हम बोलते हैं, वैसे गुजराती कैलेंडर में भी विक्रम संवत चलता है। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। उनके राज्य में उसने सोने के सिक्के चलाए थे विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितना साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। तो विक्रमादित्य के समय में जो देश में वैभव था, जो पैसा एकदम खूब पैसे थे, साहित्य और कला की खूब उन्नति हुई थी, वो कोई भी राजा के समय में नहीं हुई थी। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य के समय में एक से एक बढ़कर कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक उसके दरबार में थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। विक्रमादित्य राजा थे मगर उसे साहित्य और संगीत की अच्छी जानकारी थी। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। तो विक्रमादित्य के समय में ही संस्कृत भाषा की उन्नति, विकास बहुत हुआ था। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। तो पूर्व जीवन में कालिदास बुद्धू माने, मूर्ख माने जाते थे, मगर विक्रमादित्य के दरबार में वो सर्वश्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। कालिदास के अतिरिक्त
8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। जो अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, वैसे विक्रमादित्य के दरबार में भी कालिदास के अलावा और 8 कवि थे जिसको नवरत्न कहते थे। और नौमा कौन? कालिदास। 8 कवि और थे, तो उसके दरबार में नवरत्न वो कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था तक निरक्षर थे। तो कालिदास के बारे में हम कहें तो जब तक वो यंग हुए, 17-18 इयर्स के हुए, तब तक वो निरक्षर थे। उसे अक्षर ज्ञान नहीं था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। तो ये मूर्खता होगी ना, हम जिस डाल पर बैठे और उसी को काटे तो गिरेंगे हम ही ना। तो कालिदास ऐसे थे, जिस डाल पर बैठते थे उस डाल को वो काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। तो आपको लगेगा कि कालिदास तो निरक्षर थे, अनपढ़ थे, तो वो इतने बड़े महाकवि कैसे बन गए? तो इसके पीछे एक सुंदर और विचित्र कहानी है जो आज हम सुनेंगे। उन दिनों शारदानंदन नाम के एक राजा थे। अंडरलाइन करना, उन दिनों शारदानंदन नाम का एक राजा था। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योतमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। शारदानंदन की पुत्री विद्योतमा थी। विद्योतमा है वो रूपवान थी, गुणवान थी, ज्ञानी थी, और उसकी जो ज्ञान की और सब प्रशंसा है ना, दूर दूर तक देशों तक फैली हुई थी। और विद्योतमा को बहुत घमंड था, अभिमान था अपने इस रूप पर, अपने ज्ञान पर, अपने गुण पर। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। तो उसने एक शर्त रखी थी कि मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। शास्त्रार्थ यानी तर्क वितर्क करते हैं शास्त्रों के बारे में, तो उसमें मुझे हरा देगा, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां के विद्वान तथा पंडित विद्योतमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। तो ग्लानि यानी दुख, ग्लानि का मतलब है दुख। तो जैसे जैसे ये घोषणा का पता चलता गया, आसपास के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग उसे शास्त्रार्थ करने आते, मगर विद्वान लोगों को बड़ी दुख का अनुभव हो रहा था। क्यों? तो कि और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। सब विद्वान विद्योतमा के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकते थे और उसको बहुत दुख ग्लानि होती थी। और सब पंडित साथ में, विद्वान लोग साथ में मिलकर सोचने लगे कि इससे हमें, विद्योतमा से हमें बदला लेना है, क्योंकि वो समझती ही नहीं है, वो अपने आप को ही ज्ञानवान समझती है। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। तो विद्वानों ने सबने मिलकर तय किया कि विद्योतमा का विवाह एक मूर्ख के साथ कर देंगे तो उसका जो घमंड है ना वो टूट जाएगा और हम अपना बदला ले सकेंगे। अतः अब वे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसे ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उससे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। तो पंडित लोग एक ऐसे मूर्ख को ढूंढ ही रहे थे, उसमें उसे कालिदास मिल गए जो जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसको काट रहे थे। पंडितों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो हमें कोई मिल नहीं सकता, इसलिए उसे समझा बुझाकर पेड़ से नीचे उतारा और उसे विवाह करने के लिए और लालच पैसे की देकर उसे अपने साथ ले गए। पंडितों ने उस मूर्ख युवक
को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा। पंडितों ने उस मूर्ख से कहा कि यदि तुम्हें अच्छी सुंदर कन्या से विवाह करना है और इतने ढेर सारे रुपये चाहिए तो तुम्हें गूंगा कुछ भी बोलना नहीं है, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। पंडितों ने उसे बता दिया। वो मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडित की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। फिर विद्वानों ने क्या कहा, उसे अच्छे कपड़े पहना दिए कालिदास को और विद्योत्तमा से कहा कि ये हमारे बहुत बड़े गुरु है, वो सभी शास्त्र जानते हैं, आप उसे शास्त्रार्थ कीजिए, मगर अभी उसका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वो संकेत इशारों से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है, तो विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली बताई और कहा कि ईश्वर एक है, जिसका मतलब यह था। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। तो पंडित कालिदास ने क्या कहा कि ये मेरी आंख फोड़ देना चाहती है, इसलिए दो उंगली दिखाकर मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। वो कालिदास ऐसा कह रहा था, मगर पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। तो पंडितों ने कहा, उसको तो मौन रहने के लिए बोला था, इसलिए पंडित ने कहा कि हमारे गुरु ये कह रहे हैं कि ईश्वर एक भले हो, मगर दो, ईश्वर और जीव दोनों एक है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत दिया। तो 5 तत्व से हमारी पृथ्वी बनी है ना, जल, वायु, सूर्य। तो 5 तत्वों, 5 उंगली दिखाकर 5 तत्वों के बारे में विद्योत्तमा को बताया। विद्योत्तमा ने कालिदास को बताया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। तो कालिदास ने लगा कि अरे ये मुझे तमाचा मारेगी, इसलिए उसने मुट्ठी कि मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगा। पंडित ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों से मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो विद्वानों ने, ये छल था, कपट कर रहे थे विद्वान लोग। उसने कहा कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं आप 5 अलग अलग तत्व, 5 अलग नहीं रह सकते, पांचों को ऐसे मुट्ठी बांधकर साथ में करो तो पृथ्वी बनती है। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र। तो उसका विवाह भी हो गया। विद्वानों ने विवाह भी कर लिया, मगर उसको मौन रहने के लिए कहा था। मगर एक दिन ऊंट को देखकर कालिदास मौन नहीं रह सके। ऊंट को देखकर वो एकदम नाच नाच कर बोलने लगे, उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। उसको बोलते, उसकी भाषा सुनते ही विद्योत्तमा को पता चल गया, अरे ये तो मूर्ख है, ये पागल है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल से कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिया। उसने कालिदास को अपने महल से निकाल दिया और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। फिर उसने वन में जाकर कालिदास ने माता काली की खूब भक्ति और उपासना की, सेवा की, तो उसे माता काली ने वरदान दिया और वो मूर्ख से विद्वान बन गए। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी होशियार हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया, धर्म का शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, साहित्यिक विद्या प्राप्त कर ली और फिर वो विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तभी बंद था। विद्योत्तमा ने तो द्वार बंद कर लिया था। कवि ने अपने विद्वान होने से प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। तभी कवि कालिदास ने
जो उसकी भाषा सुनी थी ना, उट्र उट्र, वो द्वार बंद हो गए थे। फिर कालिदास ने कितना द्वार खटखटाए और विद्योत्तमा से वो प्रवीण हो गए सभी शास्त्रों में, ये बताते हुए उसने संस्कृत में द्वार खोलने को कहा। अनावृत कपाट द्वार देहि, बंद द्वार खोलो, अनावृत कपाट द्वार देहि। तो विद्योत्तमा से कहा कि बंद द्वार खोलो। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति किश्चिद वाग विशेष। तो विद्योत्तमा ने पूछा कि आपकी वाणी में क्या विशेष है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः, तो अनावृत कपाट द्वार देहि, तो आपका जो दरवाजा बंद है वो खोलो, मैं अभी आ गया हूँ। तो विद्योत्तमा ने पूछा कि क्या आपकी वाणी में कुछ विशेष है। अस्ति कस्मिद वाग विशेष, तो आपकी वाणी में क्या विशेषता है, उट्र उट्र बोल रहे थे, अभी आप क्या विशेष बनकर आए हैं। तो कालिदास ने एक एक बात समझाई। तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, खास अंडरलाइन करना, ये 5 पूछे ही जाते हैं, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। पहले तो उसने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना जो उसने वो लिखे थे। कुमार संभव है ना, उसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर का वध है ना, उसकी बात की गई है। तो कुमार संभव में क्या कहा गया है, कुमार संभव में शिव पार्वती का विवाह, उसका जन्म, कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय ने जो तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था वो सारी बात संस्कृत में सुनाई। फिर मेघदूत, मेघदूत में यक्ष, जो यक्ष राजा थे उसके विरह, वो अपनी प्रियतमा के विरह का संदेश, जो अपनी प्रियतमा से विरह, उसकी जो प्रिय थी, जो उसे चाहते थे, उसका विरह था, उसे दुख था। तो यक्ष मेघ को दूत बनाकर, मेघ यानी बादल, बादल को दूत बनाकर अपना संदेश अपनी प्रियतमा के पास, अपनी प्रेमिका के पास पहुंचाने के लिए मेघदूत, मेघ यानी बादल को दूत बनाते हैं और अपनी प्रेमिका से संदेश भेजने के लिए कहते हैं। वो भी बात उसने संस्कृत में समझाई। और रघुवंश, रघुवंश में श्री राम के वंश की पूरा चरित्र उसने विद्योत्तमा को संस्कृत में सुनाया। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसे वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। तो कालिदास इतना बड़ा नाम कमा लिए, कोई भी कवि उसकी तुलना नहीं कर सकता। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। नारियों का स्थान क्या था वो कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में लिखा है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। उस समय समाज में नारी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वो संगीतकार, नृत्य और चित्रकला की शिक्षा नारी को दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है, खास अंडरलाइन करना, 7 प्रमुख ग्रंथ है। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। इसमें ऋतुओं की, जो हमारे देश में जो ऋतु है ना, शरद, हेमंत, शिशिर, तो जो समर, विंटर, रेनी सीजन, तो ऋतुओं का उसमें वर्णन ऋतु संहार में किया है। यह एक उत्तम काव्य है, ऋतु संहार है वो काव्य है, खास अंडरलाइन करना। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतु संहार है, खास अंडरलाइन करना, पूछा जाएगा कि उसका पहला काव्य कौन सा है, तो ऋतु संहार। फिर मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र में इसमें विदिशा के राजा, विदिशा, एक मिनट, किसने ये किया, ये किसने किया,
फिर मालविकाग्निमित्र, उसमें मालविकाग्निमित्र में क्या है तो कि मालविकाग्निमित्र में विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। मालविकाग्निमित्र उसका दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। खास अंडरलाइन करना, आपको ये सब उलझन होगी, पहला काव्य क्या है, पहला नाटक क्या है। तो मालविकाग्निमित्र में विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा के बारे में नाटक लिया है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम, तो विक्रमोर्वशीयम में क्या है, यह महाराजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। महाराज पुरुरवा नाम के एक महाराजा थे और अप्सरा जो स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी थी उसकी दोनों की प्रेम कथा है। ये कालिदास का दूसरा नाटक है, खास अंडरलाइन करना। इसमें 5 अंक है तथा महापुरुष महाराजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव में क्या है, इसमें शिव पार्वती, मैंने बताया था ना, शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म, ये काव्य है, अंडरलाइन करना। ये एकदम पैराग्राफ आईएमपी है, इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आंसर 1 मार्क के 2 मार्क्स के आएंगे। और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है, खास अंडरलाइन करना। और इसकी शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। यक्ष राजा ने अपनी प्रेमिका को संदेश देने के लिए बादल को दूत बनाया था। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निराला है। तो वर्षा ऋतु और जो विरह होता है प्रेमियों में, उसका वर्णन कालिदास ने किया है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। तो मेघदूत में भारत के जो भौगोलिक बातें हैं उसकी खूब सुंदर जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही यह कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। तो रघुवंश हमें पता है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो रघुवंश की रीत थी। तो उसके बारे में कहा है कि मैं तो एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र पार करना चाहता हूँ। ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है जो सूर्य से उत्पन्न होने वाला ये वंश है। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर, तो सूर्यवंश के पहले राजा दिलीप से लेकर कुश जो राम और सीता के बेटे थे, कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम हमने कहाँ पढ़ा था, 8th स्टैंडर्ड में, दुष्यंत राजा की कहानी। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में लास्ट चैप्टर 9th में पढ़ा था। तो उसमें दुष्यंत राजा और शकुंतला की प्रेम कहानी है और कथा भी है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो यहाँ हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। थैंक यू।